मैं सुशील कुमार, एडवोकेट नमस्ते दिल्ली सर। हाई कोर्ट। और आज फिर से अपने पार्ट 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए, और मैं आप सभी का एचआरपीसी के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था कि हमारी एचआरपीसी की जो कल की मीटिंग थी पार्ट 1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, कि उसका प्रीवियस नेम जो मिनिस्ट्री का था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, को बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया और 10+2 के सिलेबस को चेंज करके 5+3+3+4 के अंदर चेंज किया गया। इस बारे में मैंने कल बता दिया था आप सभी को। और एनसीईआरटी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि NCPFECCE एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जो पॉलिसी बनाए जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। उसके बाद जो हम आज डिस्कशन करेंगे वो ये है कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। मतलब ये हमारी जो पॉलिसी है वो ये बताती है कि, इससे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको कि जो हमारी पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, तो उसका मानना ये रहा कि हम अपने स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास के लिए उसको, देखिए पहले जो था सिर्फ बुक से पढ़ाया जाता था, या बच्चे अपनी एजुकेशन को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए बुक से पढ़ा करते थे, या फिर टीचर्स के द्वारा बुक से पढ़ाया जाता था। इसी के साथ ही अब क्योंकि जमाना इंटरनेट का आया, और सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, और टेक्नोलॉजी जैसी हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी है, और हम देखेंगे कि प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा को अपने स्कूल्स के अंदर, और भी कई संस्थाओं में, जैसे कहीं कोई कोचिंग करने जाता है वहां पर देखें कि एक इंटरनेट का माध्यम से ही एक टीचर जो एक फ्रंट पे खड़े होते हैं, और एक एक क्लास में अगर मैं कहूँ तो 500-500 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, और बैक साइड तक के स्टूडेंट को प्रोजेक्टर के थ्रू और एक डिवाइस जिसे हम कहेंगे कि आवाज और वीडियो सब कुछ दिखाई देता है, तो सारे के सारे सब उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी को डेवलप करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम डेवलप करने की इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2020 के अंदर ये रखा गया। और चूंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम पिछड़े हो जाते। मतलब हमारे देश की एजुकेशन, हमारे देश के बच्चे फिर वो पिछड़ना शुरू हो जाते और देशों की अपेक्षा, क्योंकि कई देशों में ये पॉलिसी इससे पहले लागू कर दी गई है, या फिर इस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं आगे कि एक न्यू असिस्टमेंट सेंटर, मतलब एक सेंटर बनाया जाएगा, असिस्टमेंट सेंटर, जो कि वो ये इस तरह की पॉलिसी बनाएगा या फिर इस तरह का काम करेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, कि जिससे कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। और उसके लिए अगर मैं आपको कहूं कि जिसके लिए एक प्रकाश नाम का, जैसे जिसकी फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब इसका जो एक्चुअल में अगर हम मीनिंग की बात करें तो वो है सर्वांगीण विकास। मतलब सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। अब देखिए, समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार टीचर बोल के समझाता है, कई बार किसी एक्टिविटी के थ्रू समझाता है। जैसा कि मैंने कल के वेबिनार में बताया था कि अगर हम 3 बच्चों को खड़ा करते हैं और एक बच्चे को हमने बताया कि वो सन की पोशाक में होगा, और दूसरा बच्चा एक ग्रीन पेड़, और तीसरा बच्चा एक सूखे हुए पेड़ की पोशाक में होगा, तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू उसको पढ़ाया जा रहा था कि जिस पेड़ को सनलाइट या फिर सौर ऊर्जा मिलेगी वो जल्दी डेवलप होगा, अच्छा डेवलप होगा, और जिसको नहीं मिलेगी वो जल्दी मर जाएगा, या फिर वो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो इसी पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाएगी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ बुक्स जरूरी नहीं है, अदर इंटरनेट के माध्यम या फिर डिजिटल स्टडी या फिर और कई सारी चीजें
जैसे कि अगर हम कहें कि अगर मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है लेकिन मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैंने यूट्यूब पे एक सेशन लगा दिया, किसी ने जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के बारे में कोई यूट्यूब बना रखा था, तो उसका ग्रुप हमने देख लिया। मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने अगर वो देखा तो उससे हमें क्या पता लगा? उससे हमें ये पता लगा कि जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर वहां पर कराए थे वो मुझे याद हो गए। तो ये डिजिटल माध्यम से हमने पढ़ाई की। बेशक हमें एक टीचर ने या फिर जिसने वो यूट्यूब बनाया उसके थ्रू हम पढ़े, लेकिन वो हमने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा इंटरनेट का, डिजिटल इक्विपमेंट का, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या फिर कई और सारी चीजें। ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रकाश के नाम से, जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, वो प्रकाश के नाम से उसको एक सेंटर बनाने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो थी। अब उसके आगे देखते हैं कि देखिए इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया कि जैसे हम पहले देखते थे कि बच्चा सिर्फ साइंस का स्टूडेंट्स है, हम कई बार पूछते भी थे कि हाँ जी आप बेटा किससे पढ़ रहे हो, या हमसे पूछा जाता था, क्योंकि जब तो मैं भी पढ़ता था, अभी खैर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस टाइम हमसे पूछा जाता कि बेटा कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रही हो। तो ये जो क्वेश्चन है अब हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर ये खत्म हो गया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स का स्टूडेंट है साइंस नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसके अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक उनका स्लैब बना हुआ है कि यदि साइंस का स्टूडेंट है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, वो इसको और पढ़ सकता है या फिर इसको छोड़ के इसको पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो वो उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो किसको क्या कैसे पढ़ना चाहेगा, क्या करना चाहेगा। तो अब ये जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का जो भेदभाव कह दे हम, या फिर वो एक कैटेगराइज जो किया गया था, इसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो गवर्नमेंट का ना इस चीज के ऊपर भी बड़ा फोकस रहा। जैसे हमने देखा कि हमारी जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या करती थी कि बच्चे 10वीं क्लास जैसे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, कई को किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, या फिर कई बच्चे ऐसे थे हमारे जिनको कि फाइनेंशियल या फिर फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, 10वीं करके 8वीं करके 5वीं करके छोड़ दिया उन्होंने। अब उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता था, या फिर अगर उनको कोई स्किल लेना होता था, जैसे सपोज करोगे एग्जाम्पल करते हैं कि उनको मोटर मैकेनिक का काम सीखना है, ठीक है, या फिर कोई और काम, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको फिर वो एजुकेशन छोड़ के वो काम करना पड़ता था। जब वो काम करता था फिर वो 2 साल 3 साल 1 साल या जो भी उसका टाइम पीरियड देते थे, वो काम करने के बाद फिर वो कुछ कमाना शुरू करता था। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, इस पॉलिसी के तहत 6 स्टैंडर्ड जो 6ठी क्लास से बच्चों के जो वो जिसे हम कहते हैं वोकेशनल नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। उसको मतलब एक साथ के साथ एजुकेशन के साथ साथ उसके एक स्किल को डेवलप किया जाएगा, ताकि ताकि जब वो बच्चा 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करे, अर्थात अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करे, अर्थात अपनी जो विद्यालय की जो विद्या है उसको समाप्त करने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकले, उसके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है, जैसे ग्रेजुएशन करनी है या कुछ और करनी, उसकी जगह वो क्या करेगा, उसके पास एक स्किल होगा। आप तो क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ ये बड़ा बेनिफिट रहेगा कि जब वो स्किल उनके पास होगा तो स्किल के साथ वो काम भी कर पाएंगे और पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा इस एजुकेशन पॉलिसी का। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमने ये तो सोच लिया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाएगा कौन? तो इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट ने जब भी पॉलिसी बनाई तो उसके ऊपर ये ध्यान दिया गया कि जो टीचर्स जो आने वाले टाइम पे रिक्रूट होंगे, या फिर जो पुराने टीचर्स हैं जो ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स को भी इस माध्यम की या इस तरीके की एजुकेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और आने वाले टाइम में इसी टाइप के टीचर्स को भर्ती में लिया जाएगा जो कि इन सब चीजों से परिपूर्ण होंगे। जैसे सपोज करो कोई टीचर है, अब उसको उसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, सपोज करो, जबकि उनकी अपनी एजुकेशन थी उस टाइम पे, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अब अगर उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता और कोई अगर उन्हें रिपोर्ट फाइल करनी है, तो उस रिपोर्ट में वो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे या कैसे रिपोर्ट भरेंगे? तो वो तो किसी और पे डिपेंड हो गए। तो इस तरीके से जो टीचर्स को जो ज्वाइनिंग मिलेगी या उनकी जो सर्विस लगेगी वो इसी तरीके से लगेगी कि उनको
भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे पढ़ाया जाएगा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में मतलब नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि हाँ, जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करेगा, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, तो उसके पास एक स्किल होगा। चलिए, उसके आगे कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, इसका मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ और पढ़ाया जाता है, कोई और बुक्स होती है, पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ और पढ़ाया जाता है, कोई और बुक्स। इस पॉलिसी को खत्म करते हुए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक कॉमन स्टैंडर्ड लेके आएगी कि गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के अंदर एक ही तरह की पढ़ाई हो, जो उनके लर्निंग का जो तरीका है वो एक ही हो। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी रखा गया कि हम देखेंगे कि कई बार देखा हुआ है हमने कि कोई प्राइवेट स्कूल है, अब उसके अंदर टीचर्स की ज्वाइनिंग कैसे होती है, चलो जी हमारा जानकार है, इसको मास्टर बना दो, बन गया वो मास्टर, वहां पे वो श्रीमान पढ़ा रहे हैं। तो इसको खत्म करके ये भी इस पॉलिसी के अंदर लाया गया कि उसकी भी वही सेम स्किल्स होने चाहिए, उसकी भी वही नॉलेज होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही होना चाहिए। इस तरीके के ही टीचर को पब्लिक स्कूल में लिया जाएगा। यही भी इस पॉलिसी के अंदर प्रावधान किया गया है। इसके लिए आगे हमारे 2 टॉपिक हैं जिनको हम कल कवर करेंगे, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि हाँ, किस तरीके के टीचर्स को लाया जाएगा, उसका कौन सी संस्था बनेगी, कैसे बनेगी, कब बनेगी, और उसके ऊपर क्या काम किया है गवर्नमेंट या करेगी इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 2020 में रह के पढ़ रहे हैं। हम ये ना सोचें कि हम 2024 में इसके ऊपर डिस्कशन करें, नहीं, ये पॉलिसी 2020 की है। तो जो पॉलिसी जो है उसके स्टैंडर्ड, उसके मार्क और जो उसका जो तरीका था सोचने का वहां पर गवर्नमेंट का, उस तरीके को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है रिगार्डिंग द हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब हम अपने सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मेरे किसी भाई बहन बंधु या हमारे साथी सहयोगी का ये प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बशर्ते कि वो प्रश्न लीगल होना चाहिए। जी, तो बताएं। आप सभी लोग मुझे सुन तो पा रहे हैं ना, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंट है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा उधर से। बिल्कुल सर। यस सर, हम सुन पा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चलिए आप अपना प्रश्न। सर मैं एक्चुअली हरीश आहिरे बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हरीश? हाँ, हरीश आहिरे। हाँ जी जी, हरीश जी बताएं। सर मैं ऐसा बोल रहा था, एजुकेशन में अभी जो टीचर होते हैं, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होते हैं जो टीचर, इनकी अभी पढ़ाई पूरी होती नहीं, और ये लोग चार्ज समाते हैं पूरा। अभी सीनियर केजी का जो चार्जेस होता है, उनका जो चार्जेस लेते हैं वो लोग, सीनियर केजी पढ़ाना चाहिए। अभी वही टीचर अभी 5वीं 6वीं कक्षा पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये मुझे मुझे डबल आवाज क्यों सुनाई दे रही है? आप हरीश जी अगर अपने एक माइक को बंद करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हेलो हेलो मुझे सर, एक ही डबल माइक सुनाई दे रहा है। चलिए, अभी नहीं दे रहा मुझे सुनाई, अभी फिर से डबल सुनाई देने लग गया। हेलो। चलो कोई बात नहीं। आपने ये कहा कि जो केजी प्रेप को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वही 6th और 7th को पढ़ा रहे हैं, ऐसा है? हाँ सर, ऐसा भी होता है। अभी ग्राम्य विस्तार में ऐसा भी हो रहा है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और आप एक काम करो, स्कूल में आपका क्या बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है? हाँ, बच्चे नहीं पढ़ रहे सर। मेरे को पता है, पहले से ही पता है कि बच्चे वहाँ पे पढ़ाते ना, जो वो टीचर पूरे नशे वाले होते हैं। आप एक काम करो, वहां पर नहीं काटने ही लगा।
अब सिर्फ उस विद्यालय में लगाई, जो विद्यालय है वो तो गोलमोल से जवाब दे देगा आपको जो फायदा होता है। तो वो जो विद्यालय ऑर्गेनाइज है या फिर ठीक है सर, मैं इंक्वायरी करके ना मैं जेके सर को बता दूंगा, है ना। अब देखो हमारे यहाँ दिल्ली एजुकेशन क्या कहते हैं, हाँ दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो उसको एफिलिएट करता है स्कूल है ना। तो उनके डायरेक्टर्स वगैरह बैठते हैं तो वो कौन कौन से टीचर हैं जो 6 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते हैं। तो आपको वहां से जानकारी मिलेगी और फिर उसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। ओके सर, मैं ऐसा पूरे इंक्वायरी करके आपको सर मैं जेके सर को बताऊंगा, जनार्दन व्यास सर, इनको बता दूंगा मैं सर पूरी इंक्वायरी करके। देखो जो गलत है उसी को तो रोकना है। ओके सर, और दूसरी बात होती है कि जो टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो टोटली कैसा है ड्रिंकिंग वगैरह करके फिर बच्चों को पढ़ाते हैं सर। उसके लिए तो आप बहुत बढ़िया है, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं ना सर, अल्कोहल लेके पूरा दिन अल्कोहल लेके फिर छुट्टी गिराते, फिर अल्कोहल पी के छुट्टी गिरा लेते, फिर कोई बताते हम ऐसे बीमार है, ऐसा वैसा सब कुछ ऐसे सब नाटक कर रहे हैं सर अभी। देखो जी, अगर कोई अल्कोहल पी के छुट्टी कर लेता है या छुट्टी करके वो तो हो गई बात, लेकिन अगर कोई अल्कोहल पी के काम कर रहा है तो आप उसके लिए फोन नंबर पे फोन करें, जिसे मार्क के नाम से जानते हैं, और फिर वहाँ पे लिखित में कंप्लेंट दें और उसको ऑफिसर को ये बताएं कि उसने दारू पी रही है और इसका मेडिकल कराया जाए। और देखिए जब मेडिकल होता है ना, अगर मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपको नॉलेज है या नहीं, मेरे को डबल आवाज सुनाई दे रही है। नहीं सर, मैं सुन रहा हूं सर, मैं बंद करता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ अभी ठीक है। तो देखो अब उसका जो बेनिफिट ये होगा, देखो मैं एक पॉलिसी बताता हूँ आपको, जब भी हम कोई ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं ना, तो उसकी जो ड्रग्स की जो सिम्टम्स हैं या फिर जो उसका असर है वो हमारे ब्लड में 24 घंटे तक रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर सपोज करो उसका 2 घंटे बाद मेडिकल हुआ, उसकी ड्रिंक उसके अंदर नहीं आएगी, सब आ जाएगी। तो आप पुलिस में 112 पे कंप्लेंट करें, राइटिंग में कंप्लेंट दें कि इस फलाने टीचर ने ऑन ड्यूटी ड्रिंक कर रखी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस उसके ऊपर डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमारे एनजीओ के थ्रू हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे किसी और थैंक यू सर। वेलकम सर। जी संजय पांड्या। हाँ सर। जी पांड्या जी बताएं। सर हमारे आजू बाजू के गांव में मैं एक बार गया था, कोई मेरा काम था स्कूल का। मैं पहले हिंदुस्तान पेंसिल में था, नटराज अप्सरा पेंसिल में, तो मैं गया था वहां पे थोड़ा एक्टिविटी करने के लिए। तो कितने सर क्या करते हैं, मतलब वहां पे दूसरे किसी को बिठा देते घर के और वो जाते हैं घर पे उनका काम करने दूसरा। समझ गया, एक डमी बिठा दिया और खुद अपने सपोज करो तनख्वाह ले रहा है, उसका 10,000 उसको दे देता है। हाँ बस, तो मजबूरी में काम करा। हाँ ये जो आपने क्वेश्चन कराने ये बहुत अच्छा करा है। हाँ, देखो इसके रिगार्डिंग तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो भी आपका हो उसको कंप्लेंट करें, और वहां के पुलिस थाना प्रभारी को ये कंप्लेंट करें कि ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है ये तो एक्चुअल में स्कूल का टीचर ही नहीं है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो स्कूल का टीचर है वो वाई नाम का व्यक्ति है और वो इस समय फलानी जगह पर है। तो देखो जब आप एक बार काम करेंगे तो सभी स्कूल वालों के कान खड़े हो जाएंगे, सब अपने आप अपना। क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति, और इसके लिए मैं अगर आपको देखो, अगर आप उस टीचर के खिलाफ ही एक्शन लेना चाहते हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वहां की विजिलेंस टीम को कंप्लेंट करो। तो वो हर एक डिपार्टमेंट में एक इंटरनल विजिलेंस टीम होती है जी, तो आप जानते हैं एंटी करप्शन या फिर विजिलेंस टीम होती है। तो ये जो एक्शन है जो आपने कहा वो विजिलेंस टीम के अंतर्गत आएगा। आप विजिलेंस टीम को डायरेक्टली उनको एक राइटिंग में कंप्लेंट दो, और वो जो उनके रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो उसका एक ताना बाना बुनते, जाल बुनते कि हाँ किसी टीचर को या फिर जो भी ऑफेंसिव आदमी है उसको कैसे टैकल करना है, वो आपको बताएंगे और फिर वो ऑन द स्पॉट रेड करेंगे। तो वो तो जेल चला जाएगा जो झूठा पढ़ा रहा है।
और वो भी जेल चला जाएगा। जो बेचारा तो नहीं कहेंगे, जो शातिर आदमी बाहर घूम रहा है, जिसको हाँ। तनख्वाह मिल रही है और नौकरी तो फिर जानी ही जानी है। देखो हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि किसी की नहीं, नौकरी गायब करना, लेकिन हमारी इंटेंशन ये है कि हमारा राइट हमें मिलना चाहिए। मतलब बच्चों को वही व्यक्ति पढ़ाए या वही टीचर पढ़ाए जो उसके लिए अपॉइंट किया गया है कि नहीं? सही बात है सर। बहुत बढ़िया। तो आप विजिलेंस टीम को कंप्लेंट करें इसके रिगार्डिंग, और कंप्लेंट जो भी करेंगे आप वो लिखित में करेंगे, ये ध्यान रखें। हाँ हाँ, वो बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन में। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? हाँ जी साथियों, किसी का कोई और प्रश्न? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बताएं। सर मैं दिनकर बोल रहा हूँ कानपुर नगर से सर। हाँ बिल्कुल, मैं आपका नाम पढ़ लिया। और जी सर। बताएं दिनकर जी। सर जी एक मेरे को लोगों ने सूचित किया है, जानकारी दी है कि जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल है, इसमें अगर आप कोई भी केस करते हैं तो उसमें उसका वो चार्ज, केस लड़ने का चार्ज लेते हैं सर। ऐसा क्या सही है गलत है सर? मैं जो आपने अभी चार्ज कहा, मैं उस चार्ज को समझना चाहता हूँ। आप कौन से चार्ज की बात कर रहे हो? चार्ज मतलब सर जी जो केस लड़ने का, जो जैसे आपको कोई केस आता है, आपके हैंडल में आता है सर जी, HRPC के तहत कोई कंप्लेन करता है और वो केस जाता है कोर्ट में जाता है, तो क्या इस कोर्ट द्वारा जो उसकी क्या फीस लेते हैं चार्ज, मतलब उसका कहने वाला फीस लेते हैं सर क्या कोर्ट में केस लड़ने का? अब इसका मैं आंसर अगर हाँ में कहूँ तो वो भी ठीक होगा, और ना में कहूँ वो भी ठीक होगा। अब मैं बताता हूँ ना में ठीक वो इस तरीके से होगा कि हम तो आपका कोई चार्ज लेंगे नहीं, क्योंकि हमें उसके चार्ज की क्या जरूरत है, हम तो ये समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और हम चार्ज लेंगे, अब चार्ज हम कैसे लेंगे? सपोज करो कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल होगी। जी सर। अब हमने आपके लिए कोई वकील साहब अपॉइंट करवा दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे आपका। अब जो एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्ट फीस लगेगी, जी सर, या कोर्ट फीस कह लो या फिर प्रोसेस फीस जिसे हम PF कहते हैं, या फिर कई तरह के और चार्जेस होते हैं जो कोर्ट के अंदर जमा होते हैं, है ना? जी सर। जी सर। तो आपसे लिए जाएंगे, वो तो हम नहीं देंगे जी। अब सपोज करो आपकी 1 करोड़ की जमीन का मुद्दा है, अब उसके ऊपर 10 लाख रुपए कोर्ट फीस फाइल हो रही है। आप सोचो NGO दे दे, वो तो नहीं देगा। जी 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 जी, है ना? तो सर जो सरकारी वकील मिलते हैं सर, ये किस तरह से प्राप्त होते हैं फिर, जो कानूनी सलाह मतलब मतलब जो फ्री में केस लड़ते हैं सर? यदि देखो, इसका एक तरीका ये है कि हमारी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें मैं उसके ऊपर आगे वेबिनार लूंगा, और उसके ऊपर हमारे एक टॉपिक है। जी सर। तो उस टॉपिक में बेसिकली हम क्या कवर करेंगे वो मैं अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ कि हर एक जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारे न्यायालय बने हुए हैं, वहां पर लीगल एड सर्विसेज बनी हुई है, फ्री लीगल एड सर्विसेज, आप इसको लिख सकते हैं। तो वहां पर जाके आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा फलाना फलाना मुकदमा है, और क्योंकि मैं एक असमर्थ हूँ नौकरी कर मतलब मुकदमा लड़ने के लिए, तो आपको वहां से काउंसिल प्रोवाइड करा दी जाएंगे। काउंसिल मतलब वकील साहब प्रोवाइड करा दी जाएंगे आपका मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है ना? लेकिन उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आप SC होने चाहिए या ST होने चाहिए, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप होने चाहिए, या फिर आप बच्चे हैं तो है बिल्कुल, मतलब आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अगर आप महिला हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर समझते हो आप? ना लड़का है ना लड़की है जिसे कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है ना? तो उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। हिंदी बोलिए सर, हिंदी बोलिए, क्योंकि लोगों को जानकारी तो ट्रांसजेंडर को लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना सर। हिंदी में बोलता हूँ, जिसको ना तो हम लड़का कहते हैं ना लड़की कहते हैं। अब आप समझदार हैं सभी, ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो उन लोगों के लिए सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर जनरल कास्ट से बिलोंग करता है या अपर कास्ट से बिलोंग करता है, उसके लिए सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जी, तो कोई नियम भी तो होगा कि तुम्हारा, हेलो सर मेरी बात पूरी नहीं हुई, मतलब जैसे मान लो कोई अशिक्षित है और उसके पास में कोर्ट फीस देने के लिए पैसा नहीं है,
तो उसको सरकारी सुविधाएं भी तो मिलती है ना, जिस हिसाब से कोर्ट लड़ता है कानून, तो मतलब वकील साहब। सिविल में आपको कोर्ट फीस जरूर देनी पड़ेगी श्रीमान। अच्छा अच्छा। सिविल की जो कोर्ट है, जो न्यायालय की प्रक्रिया है, या जिसे हम सीपीसी कहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। देखो, आपका मुकदमा लड़ने के लिए वकील साहब आपको फ्री दी जाएंगे, लेकिन खर्चा तो आपको देना होगा ना। जो सर वो कोर्ट में खर्चा आएगा, सर्विस तो फ्री दे सकते हैं। जी सर, हमारे मतलब जानकारी में हुआ ना सर जी कि एचआरपी से अगर कोई वकील एडमिट होगा आपको, तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, 4,000, 8,000, 10,000 इस तरह फीस ना, वो मुकदमा पूरा लड़ेंगे आपका। मैंने कम कर लो पूरा बात। ये देखो, ये ना एक रूमर है मार्केट में, कहने को तो हम भी कह दें कि भैया मैंने लाल किला खरीद रखा है, आप बताओ कैसे यकीन मान जाओगे कि मेरे नाम लाल किला है। सही बात है सर। मैं कह रहा हूँ आपके लिए कि भाई लाल किले का मालिक हूँ, ताजमहल का मालिक हूँ। तो रूमर तो मार्केट में, हाँ, आप समझो। देखो, ये ना हम सभी सदस्यों के साथियों की बात कहूंगा, या सभी व्यक्तियों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। अब ये आपके ऊपर बात है, आप किस तरीके से किस बात को कैसे समझते हो। नहीं सर, ये आपने कहा नेगेटिव सर, जो चीज की जानकारी नहीं है तो पूछना जरूरी है सर, लोगों को भी जानकारी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको क्रॉस चेक करें, पूछे जरूर। जी सर, हमारा पूछना अधिकार सर आपसे। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल अधिकार है जी, आपका बिल्कुल अधिकार है। और अगर मैं कहूँ तो मैं बैठा ही यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, नहीं तो फिर फायदा ही क्या मेरे यहाँ बैठने का। और आप अपना समय व्यस्त करना, अपना समय धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक और प्रश्न को खत्म कर सकें। जी सर नमस्ते, मैं रमेश सोनकर प्रयागराज से। जी सोनकर साहब बताएं, नमस्कार। मेरा कहना यह था सर जी, जो दिनकर जी अभी बोले एडवोकेट चाहिए फ्री में, हमें जो केस लड़ना है कोई भी केस, क्या एचआरपी के तरफ से एडवोकेट नहीं मिलते क्या? हाँ मिलेंगे ना, मैंने कब कहा नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन प्रोसेस है, सुनो, एक प्रोसेस है जी। एचआरपीसी आपको वकील साहब नहीं देगा लड़ने के लिए। जी जी, हमारा काम है वो रास्ता देना कि आपको वकील साहब कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया जाए। समझे आप मेरी बात? जी जी जी। तो आप यूं कहो जी एचआरपीसी हमारा तो जजमेंट ही करके दे दे, तो क्या कोई यहाँ पे जज बैठा हुआ है जो आपका जजमेंट कर दे? नहीं करेगा ना, जजमेंट तो न्यायालय करेगा। यस 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 है ना। या फिर कोई कहे कि नहीं जी आप तो पुलिस से पकड़वा दो, तो पकड़ेगी तो पुलिस ना, हम थोड़ी पकड़ेंगे उसको। तो हम एक जरिया है किसी भी काम को करने का, कि वो काम कैसे होगा। बात तो आपके मगर कुछ केस ऐसे हो जाते हैं एडवोकेट को डायरेक्ट बात करना पड़ जाता है चौकी पे। मैं हूं तो सही। अब देखो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं खुद एक वकील हूँ, क्या आपको मुझे कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? हेलो, हाँ जी। किसी दिन किसी बंदे को मामला फंस जाता है ऐसा मोड़ पर, सर से डायरेक्ट बात कर ले, मगर सर के डायरेक्ट पर्सनल होता है नहीं नंबर। किसके? मेरे पे? यस। अब देखो, मैं आपकी ये परेशानी तो समझ सकता हूँ, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं वैसे रमेश जी? आप प्रयागराज से हैं ना? प्रयागराज। मैं फिलहाल दिल्ली में ही हूँ सर। ये कोई बात नहीं। अब देखो, एक ये तो आवश्यक नहीं है ना कि मैं हर एक जगह अवेलेबल हो जाऊंगा, मगर कॉल तो बात हो सकती है सर। हाँ तो लेकिन कॉल पे, और अगर आप सोचो कि खुद मैं दिन में अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर मेरा काम है, मैं कोर्ट के अंदर बैठा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आपकी कॉल कैसे लूंगा? आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करना। देखो मैं समझ गया आप परेशान समझ रहे हैं सर जी, मगर मेन बात ये है, उसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमने निकाला है। वो तरीका क्या है कि जो हमारे जो संस्था के जो कोऑर्डिनेटर कह लो, या फिर जो प्रेसिडेंट हैं, या फिर जो अदर अधिकारी हैं, आप उनको अपनी अर्जेंसी बताएं। उन सभी के पास जो ऑफिसर्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, और यदि उनको ऐसा आप समझा पाए कि आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो वो डायरेक्ट मेरा कॉल कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करवा सकते हैं। देखो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन के लिए आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है ना। लेकिन डू एंड डाई वाली सिचुएशन के लिए
अब ऐसा नहीं है भाई किसी के घर में है कि जी उसने उसको घूसा मार दिया और आप मेरे को फोन करो साहब इसे तो जेल भिजवाना, आज जिसे सबक सिखाना है। नहीं आप अभी हाँ, मुझे बताओ कोई बात नहीं। हाँ, मैं आप रमेश जी आप मेरी बात समझना, ठीक है ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं यार, अब तो काम चलेगा ही नहीं, मैं या तो बंदा आ रहे या पा रहे है ना, तो ये सब चीजें देखने वाली थोड़ी सी बात होती है ना। हर तो वो व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कनेक्ट करवाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। हर ही व्यक्ति एक ही साइज की नहीं होते सर जी। नहीं मैं कब कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति एक साइज का होता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने लेकिन ये कहा कि अगर आपकी अर्जेंसी है तो वो जी। अर्जेंसी आप हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आप उनको बताएं ना, उनके तो आपके पास नंबर है, प्रोजेक्ट Yes. मैनेजर का नंबर है ना, उसको डायरेक्ट फोन करो उनको और वो आपकी कॉल को मेरे से कनेक्ट कर देंगे। उनको उनके पास मेरे सारे नंबर हैं, मेरा रिकॉर्ड है, और वो जैसे मतलब अगर आप उनको ये समझा पाए कि हाँ जी कितनी अर्जेंसी है, वो डायरेक्टली मेरे से कॉल कनेक्ट करा देंगे या फिर मेरे से बात कर लेंगे कि हाँ सर क्या आप अभी बात कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं अगर अपनी बात कहूँ ना तो मेरा इतना शेड्यूल टाइट रहता है, इतना शेड्यूल टाइट रहता है, मैं डेली आपके साथ हूँ यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे और काम पेंडिंग नहीं है, मेरा पूरा स्टाफ काम करने में लगा रहता है ना। सर जी पता है एडवोकेट मतलब क्या होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो सब चीजें ठीक हैं, तो मैं बस यही कहूंगा कि हाँ अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और रहूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। आपकी बात हम पूरी समझ रहा हूँ, वही पोस्ट हम कर रहा हूँ तो हमें मालूम है पूरा, मगर हम किसी व्यक्ति भाइयों के ऐसे सक्का बनी थी तो मैंने वो है लाइन पर इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन रख दिया। ये बहुत बढ़िया तरीका है जो मैंने आपको बताया ना कि आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप उनको फोन करें वो मुझसे कॉल कनेक्ट करा देंगे, कोई ऐसी फिर हाँ हमें तो दिक्कत होती नहीं, मैं तो सुलझा ही लेता हूँ। नहीं ऐसे क्यों जी, देखो मैं नहीं चाहूंगा, मैं तो देखो हम इसीलिए तो बैठे हैं, हम नहीं चाहेंगे। अब एक सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने घर में सर दर्द की दवाई इसलिए लाके रखते कि मेरे सर में दर्द हो, नहीं ना, हम इसलिए लाके रखते कि अगर गलती से सर में दर्द हो गया तो मैं दवाई खा के उससे रिलीफ ले सकूं, है ना। यस। हाँ तो अगर हम जानकारी रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि हमें यार हमारे साथ ये हो जाए, नहीं, हम तो ये चाहेंगे। देखो मैं अगर वकील हूं, मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं तो आज तक मैंने ऊपर वाले से अपनी दुआ में ये नहीं मांगा कि हाँ जी क्राइम ज्यादा हो या केस ज्यादा हो ताकि मेरे पास काम आए, नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको बाहर कैसे निकालना उसकी परेशानी से, ये मैं हमेशा प्रेयर करता हूं, भगवान मुझे उसका साधन बनाए कि मैं किसी की परेशानी दूर कर सकूं। ठीक है सर, हमेशा मेरा मानना ये रहा है। अब टाइम भी हो गया, गुड इवनिंग। हाँ आप सभी के, हाँ बिल्कुल, मैं बात करते में टाइम तो देखा ही नहीं मैंने। चलो आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर से हम मिलेंगे इसी सेशन में, इसी जगह पर और इसी समय पर, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि और जय हिंद। जय हिंद। जय